In the recent report of World Meteorological Organization highlights 2023 as the hottest year on the record globally. Hello and welcome to the daily news analysis. Here I am Dipali and today I'm going to cover glacial lake outburst flood, which is the very important topic from your examination point of view. ये क्यों न्यूज़ में है और ये होता क्या है, इस फिनोमेना का कॉज क्या है, इफेक्ट क्या होगा, ये सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, गवर्नमेंट ने ये इवैल्यूएट किया है कि इस साल ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड होने के चांसेस हैं। ये राइजिंग टेम्परेचर जो है वो कॉज कर सकता है एकदम वैसा ही स्कैनेरियो जो कि केदारनाथ वैली में हुआ था 2013 में, और उसके साथ साथ 2021 में कुछ पार्ट्स में हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट। NDMA ने, that is the National Disaster Management Authority, which operate under the Union Ministry of Home Affairs, has identified 188 glacial lakes. देखिए 188 ग्लेशियर लेक्स को उसने आइडेंटिफाई किया है जो कि रिस्क पे हैं, और उसमें से जो 13 लेक हैं वो हमारी उत्तराखंड से बिलोंग करती हैं, और इसी वजह से ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका न्यूज़ में आ गया है। अब ग्लेशियर लेक्स होते क्या हैं, सबसे पहले वो हम समझ लेते हैं। द ग्लेशियर लेक्स लाइक द साउथ लोनाक लेक, जैसे कि एक एग्जांपल है, सिक्किम में भी अभी हुआ था दिसंबर के टाइम पे, तो इस वजह से वहाँ पे भी न्यूज़ में आया था ये टॉपिक। साउथ लोनाक लेक जो है, लार्ज बॉडी ऑफ वाटर होते हैं जो कि या तो फ्रंट पे या तो ऊपर या फिर बीनीथ द मेल्टिंग ग्लेशियर रहते हैं, और ये ग्रो होते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं और डेंजरस होते रहते हैं। जितना बड़ा होगा वो उतना ही डेंजरस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ग्लेशियर लेक्स आर मोस्टली डैम्ड बाय स्टेबल आइस, अनस्टेबल आइस। ठीक है, जो अनस्टेबल आइस होती हैं जिन पे पैर रखने पे वो नीचे बीनीथ चली जाती हैं, वो एक तरीके की वहाँ पे लेक फॉर्म कर देते हैं, सेडिमेंट से कंपोज होते हैं, लूजली पैक होते हैं डेब्रिस से। ठीक है, और बाउंड्री के अराउंड क्या होता है, ब्रेकेज होता है जिसके अंदर बहुत सारा पानी भर जाता है। जब पानी भर जाता है तो उस वजह से फ्लडिंग कॉज होती है डाउनस्ट्रीम एरियाज पे, जिसको हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट कहते हैं। अब एक बार इसको फिगर के थ्रू हम देख लेते हैं। तो देखो ये है, व्हाट आर द कॉजेज बिहाइंड ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग। तो ये ट्रिगर होती है कुछ रीजन होने की वजह से, जैसे कि अर्थक्वेक या फिर एक्सट्रीमली हैवी रेन्स हो रहे हैं या फिर आइस एवलांचेस आ रहे हैं, तो उस टाइम पे ये कॉज होती है। आप इसका कॉज याद रखिएगा। एज दीज लेक्स आर ऑफन फाउंड इन द स्टीप, ये जो लेक्स होती है काफ़ी, आप यहाँ पे फिगर में देख रहे होंगे, काफ़ी स्टीप होती हैं, अंदर होती हैं। ठीक है, और रीजन, तो इस वजह से जब लार्ज लैंडस्लाइड या अवलांक आता है तो ये डायरेक्टली क्या होती हैं, लेक में गिर जाती हैं। जो ग्लेशियर्स होती हैं, जो कार्विंग्स हैं, ये आपकी डायरेक्टली यहाँ पे मोरेन डैम लेक में गिर जाएगी। अभी ये आपको छोटा लग रहा है, बट आप इसको जब प्रैक्टिकली सामने जाके देखोगे तो उस टाइम पे ये कार्विंग काफ़ी हैवी होती है, और जब ये पानी में गिरती है तो इस वजह से यहाँ पे शीज वेव जो हैं क्रिएट होते हैं, और जिसकी वजह से ओवरलोपिंग होके पानी बाहर आता है मोरेन डैम से, और जो नीचे हमारे रीजन होते हैं लोअर, उनके पास चला जाता है इन द फॉर्म ऑफ फ्लडिंग। ठीक है, जो कि हुई थी, फ्लैश फ्लड हुआ था हमारा केदारनाथ के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। केदारनाथ और चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो फ्लैश फ्लडिंग हुई थी अलॉन्ग विद दिस GLOF, तो वो उसने बहुत ज़्यादा मासिव किलिंग करी थी। और वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुई थी, दैट इज़ योर चोराबारी ताल के पास में हुई थी। तो चोराबारी ताल आप याद रखिएगा, ये आपकी कहाँ लाया करती है, ये भी आपको एग्जामिनेशन में जोग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा हमारा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये डाउन स्ट्रीम फ्लड कॉज कर देता है। ये आपका बहुत ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिकॉज देखिए, जो हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो फ्रिक्वेंटली इन्हीं सारे टॉपिक्स से आते हैं।
ज्योग्राफी के टॉपिक्स जितने भी होते हैं उसको आप फिनोमेना, जितने भी नेचुरल फिनोमेना आसपास हो रहे हैं उनसे लिंक करके ज़रूर पढ़िए। जैसे कि अभी रिसेंटली जो हमारे, मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही इंट्रोड्यूस कराया था कि जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट आई हुई थी वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, उसने भी ये हाईलाइट किया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है प्री इंडस्ट्रियल लेवल से वो 1.45 डिग्री सेल्सियस है, जो कि बहुत करीब है 1.5 के। ठीक है, क्योंकि हमने 1.5 डिग्री सेल्सियस एक लिमिट जो रखी थी, अब हम 1.45 के पास पहुंच चुके हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि हम काफ़ी करीब आ चुके हैं अपने ये डिवास्टेशन के, और इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया था। तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई स्टैटिक सिलेबस कोई स्पेसिफिक नहीं होता है, बट आपको जो डायनेमिक है उसको लिंक करके ही पढ़ना होता है। ठीक है, तो इसको आप याद रखिएगा कि डायनेमिक बहुत ज़्यादा मैटर करता है इन द केस ऑफ ज्योग्राफी। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट है आपका कृत्रिम एआई। अब ये क्या है? ये एक इंडियन मल्टीनेशनल राइड शेयरिंग कंपनी है जिसका नाम है ओला। उसने इंट्रोड्यूस किया है कृत्रिम एआई। एआई इज योर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसने क्लेम किया है कि ये इंडिया का खुद का एआई है। ठीक है, इंडिया का खुद का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। ये असिस्टेंट करेगा, इन्विजन करता है योर पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट। ये एक तरीके का आपका खुद का पर्सनलाइज्ड असिस्टेंट होगा जो कि आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को काफ़ी ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और आपको बहुत सारे टास्क ये करके देगा while keeping the aesthetic sense and sensibilities of the Indian ethos। इसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज डाली गई है दैट इज कॉल्ड इंडियन इथोस, जो कि आपको सिर्फ इंडिया की डाइवर्सिटी में ही देखने मिलती है। उस पर्टिकुलर इंडियन इथोस से कंपाइल होकर बनाया गया ये एस्थेटिक सेंस में इंडियन एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अगर इसकी सब बात करें आगे, तो कृत्रिम एआई सपोज टू बी डिफरेंट फ्रॉम इंटरनेशनल पीयर्स। आपको पता है इंटरनेशनली वो इंडियन इथोस को ध्यान में नहीं रखते हैं, बट यहाँ पे इसको ध्यान में रखते हुए इसे मल्टी लैंग्वेजेस में प्रिपेयर किया गया है, लाइक इन इंग्लिश, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, मराठी, कन्नड़ा, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ एंड हिंग्लिश। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, जो आपको अगर ये क्वेश्चन बनकर आता है स्टेटमेंट क्वेश्चन में, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज होके गलत करके आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे, बिकॉज आपको लगेगा नहीं ये तो यूजलेस थिंग डाल दी, इंग्लिश कोई लैंग्वेज नहीं होती और एआई में क्यों ही ऐसी लैंग्वेज डालेंगे। बट यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस पे फोकस करना, ये आपका स्टार पॉइंट है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि कृत्रिम एआई जो फॉर्म हुआ है उसमें हमने इंग्लिश जो एक पर्टिकुलर परफॉर्मिंग टूल है उसको भी डाल रखा है। ठीक है, अब कृत्रिम एआई यूज करता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। दिस इज इम्पोर्टेंट, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, दैट इज योर एनएलपी, जो कि एक कॉम्पोनेंट होता है एआई का, जो अंडरस्टैंड करता है नुआंसेस को ह्यूमन लैंग्वेज के। जैसे हम लोग अपनी लैंग्वेजेस जो यूज करते हैं ह्यूमनली, उसको ये ध्यान में रखता है, हमारे कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखता है। उसके साथ साथ ये वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशन करेगा, वेरियस सेक्टर्स में सिग्निफाई करेगा और इन्हांस करने की कोशिश करेगा यूजर एक्सपीरियंस को। इट कैन ऑल्सो हेल्प विद द एडिएशन एंड लोकलाइजेशन ऑफ कंटेंट। ठीक है, तो ये आइडिएशन और लोकलाइजेशन करेगा कंटेंट को और ज़्यादा से ज़्यादा रिलेटेबल बनाने की कोशिश करेगा। उसके साथ साथ ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क भी कंप्लीट करेगा, जैसे कि इंडस्ट्रीज में हमारे टास्क जो होते हैं, और ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क भी कर सकता है, जो अपने आप आपको पता है कि ये टास्क पर्टिकुलर रेगुलर ही होना है, तो इस पर्टिकुलर एआई को आप कमांड दे दो तो ये रोज उठ के वो टास्क आपका कंप्लीट कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क करने की भी कैपेबिलिटी रखता है। आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, आपके इस पर्टिकुलर एनालिसिस में समझ में आए होंगे।
If you like this video, kindly subscribe to the channel, share this video and like this video. Thank you so much. Jai Hind.